हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारी साइंस क्लासेस में। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम लोग पढ़ रहे थे, कंप्लीट किया था ड्यू टू द डाइपोल एंड शील्डिंग इफेक्ट। और फर्दर इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम के जो टॉपिक था उसमें से जो भी बचे हुए पोर्शन थे एक्सेप्ट द कैपेसिटर हमने पढ़ लिए थे। आइए कुछ इनसे रिलेटेड जो आपके थ्योरेटिकल पोर्शन है, क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल पोर्शन भी हैं जो आपके बोर्ड्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं, कुछ सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, अ सैंपल ऑफ HCl गैस इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 2.5 into 10 to power 4 न्यूटन पर कूलम। द डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच HCl molecule is 3.4 into 10 to power -3 कूलम मीटर। फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क। छोटा सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है, सिर्फ आपको फाइंड आउट करना है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, यानी कि कैपिटल ई दिया गया है 2.5 into 10 to power 4 न्यूटन पर कूलम। दूसरा, द डाइपोल मोमेंट इज दिस। डाइपोल मोमेंट P से रिप्रेजेंट करते हैं 3.4 into 10 to power -3 कूलम पर, और कूलम मीटर P इंटू 2L और Q इंटू 2L, P इक्वल्स टू यही होता है ना फॉर्मूला। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क। मैक्स का मतलब क्या हो गया, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। मैक्सिमम टॉर्क तभी लगेगा जब इस तरह से केस बनेगा परपेंडिकुलर, तभी तेजी से घूम पाएगा ये। तो 90 डिग्री थीटा हो जाता है। अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE साइन थीटा। अब PE और थीटा सब कुछ दिया गया है। आइए क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यू रखनी है। P हो जाएगा हमारे पास कितना, 3.4 into 10 to power -3 इंटू 2.5 into 10 to power माइनस, यहाँ पे क्या है 10 to power 4 प्लस में है तो लिखेंगे 2.5 into 10 to power 4। और साइन थीटा मतलब साइन 90। साइन 90 की वैल्यू सबको पता है ना, 1 होती है, और 1 होगी तो इसका मल्टीपल कितना बचेगा, सिर्फ 1, मतलब इसके मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ पे बात करेंगे 25 पे, तो 25 into 4 कितना हो जाएगा, 25 into 4 की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 100, 10 रिमेनिंग्स, 25 3 75 एंड 10 85। डेसिमल प्लेस की अगर हम बात करें तो कितने डिजिट के बाद हो जाएगा, 1 और 2, यानी कि 8.5। 0 है ऑलरेडी, इससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, बट हाँ यहाँ पे है 10 to power 4 और यहाँ पे है 10 to power -3, 10 to power 1 बचा रह जाएगा, यानी कि इंटू 10। इसको सॉल्व करेंगे तो टार्क हो जाएगा 85 न्यूटन मीटर। टॉर्क की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, न्यूटन मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है आपके सामने है, आ सॉलिड मेटेलिक स्फेयर। ये पूरा का पूरा क्या है, एक मेटल का स्फेयर है, प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब तो हमने डिस्कस किया था कि हर एक प्लेस पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हर एक लाइन स्ट्रेट लाइन पाथवे पे बना रही है। दैट मीन्स द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करें इक्वल हो तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है। द लाइन ऑफ फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ही बात कर रहे हैं। फॉलो द पाथ शोन इन द फिगर। कौन सा पाथ सीधे सीधे फॉलो अप करेगी, यही मेंशन किया गया है। अब यहां पे देखो ABCD 4 ऑप्शन दे दिए गए, यही चारों आपके ऑप्शन हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी रिपीट हुआ है 2 से 3 बार। इसके अलावा यही सेम क्वेश्चन नीट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, और कई साल पहले ये आपके इंजीनियरिंग एंट्रेंस में भी पूछा गया है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करने वाला यह क्वेश्चन है। सीधे सीधे लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन मेनली फॉलो अप करनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी क्या, कि जब हम बात करते हैं किसी हालो स्फेयर या सर्किल के अंदर तो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है ना। जीरो हो जाने का केस मतलब ये क्या है, एरो बी सेक्शन को देखो, कर्व नीचे की तरफ बना के, मतलब क्या है, अंदर की तरफ सरफेस के बाहर से निकल जा रही है। दूसरे केस सरफेस के ऊपर से, ये केस सरफेस के नीचे से। लेकिन अकेला इकलौता डी का केस है जो क्या है, अंदर से होके नहीं जा रहा है, यानी कि यही प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर रही है क्या, डी, जो प्रॉपर लाइन ऑफ फोर्स है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी पड़ी थी कि ये कंटिन्यूअस क्लोज कर्व बनाती हैं।
क्या इनमें से कोई कर्व बना रही है? ए और बी तो बिल्कुल कर्व नहीं बना रही हैं, सॉरी ए और सी कर्व नहीं बना रही हैं। बी कर्व बना रही है लेकिन ये स्फीयर के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट करा रही है। लेकिन जब इस स्फीयर के सराउंडिंग में इनकी डायरेक्शन आएगी, यानी कि यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट होगा, सरफेस पे ही चार्ज प्रेजेंट होता है, तो चार्ज की तरफ अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूर जा रही होंगी, निगेटिव चार्ज हो रहा होगा तो इनकी तरफ आ रही होंगी, बट क्लोज कर्व बना रही होंगी। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिखे आप डी ऑप्शन करेक्ट कर दीजिएगा। रीजन आपको पता लग गया है कि कंटिन्यूअस क्लोज कर्व है और इनसाइड द स्फीयर जीरो हो जाती है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, जिसमें मिनिमम 2 से 3 चैप्टर इन्वॉल्व होते हैं ताकि आपका एक पूरा क्वेश्चन बन सके। ठीक ऐसा ही एक क्वेश्चन आपका सामने है, जो क्वेश्चन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का है, बेसिक क्वेश्चन, लेकिन जो पूछा गया है ये एसएचएम का भी है पोर्शन। 1/2 पाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि रोटेशनल मोशन, अगर आप याद कर पाएंगे 11th क्लास का पोर्शन है, वहां से भी ये डायरेक्टली रिलेट कर रहा है। और रिलेट करने का यहाँ पे ये रीजन बताया गया है, रीजन कि हमें निकालना है क्या है, फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू। और न्यू का फार्मूला किसके साथ, 1/2 पाई अंडर रूट PE अपॉन I। प्रूव दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P, यानी कि रिलेशन P का भी होगा, एंड द रोटेशनल इनर्शिया I इज 1/2 पाई यानी कि PE अपॉन I है फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड्स अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E। मतलब कहने का है कि जो आपके पास इंफॉर्मेटिव डेटा है वो ये है कि आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें एक डाइपोल रखा गया है, थीटा डिग्री पे बेंड है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होगा, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज होगा, और इसकी जो सेंटर पॉइंट से लेंथ की बात करेंगे तो ये L और ये L। तो डाइपोल मोमेंट इनके बीच में कितना हो जाएगा, P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q इंटू 2L, ये डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। और जब डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे तो इधर की तरफ से एक फोर्स और इधर की तरफ से एक फोर्स, इनके बीच का जो टॉर्क या कपल जनरेट होता है, इसका हम छोटा सा डेरिवेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये कितना हो जाता है। अब इधर की एंगल की बात करेंगे तो ये साइड आपकी कितनी हो जाती है, ये अगर 2L है तो ये कितनी है, हो जाएगी 2L कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस की ये लाइन जो होगी ये कितनी हो जाएगी, साइन थीटा, और ये वैल्यू किस पे, कॉस थीटा पे। तो L कॉस थीटा और L साइन थीटा हमें मतलब किससे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाती है, साइन थीटा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं PE साइन थीटा, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। टॉर्क हमारे पास कितना हो जाता है, PE साइन थीटा, ये छोटा सा डेरिवेशन था। अब इतने से काम चलने वाला नहीं है, काम तो किससे चलेगा, इनर्शिया के रिस्पेक्ट में। तो हम पहले इनर्शिया तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करते हैं कोई बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, अब ये क्या है, बॉडी क्या है, चार्ज बॉडी है, डाइपोल है, तो ये रॉड जब रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी तो रोटेशनल मोशन में एक फार्मूला आता है, जब हम टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क हो जाता है I इंटू अल्फा। I क्या होती है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन। इसकी बात करें तो ये हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये 11th क्लास का पोर्शन है, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये वहाँ पे मेंशन किया गया है, नहीं तो कॉपी उठा के थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। जब 11th की क्लास हम स्टार्ट करेंगे तो इसको वहाँ पे डिटेल में बताएंगे। अल्फा की बात करें तो अल्फा क्या हो जाता है, इसको लिखते हैं हम एंगुलर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब कोणीय त्वरण, हिंदी में बोलते हैं इसको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कोणीय त्वरण की बात करते हैं तो ये हो जाता है टॉर्क I इंटू अल्फा, और पोजीशन बोली गई क्या, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें थीटा, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा हो, तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाता है, डायरेक्टली थीटा के इक्वल हो जाएगा, छोटी वैल्यू होगी तो हम इसको टॉर्क को डायरेक्टली लिखते हैं कितना,
पी ई और थीटा। ये हमारे पास क्या टॉर्क की वैल्यू हो जाती है। यही टॉर्क इसके इक्वल हो जाएगा अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, इक्विलिब्रियम फेज की। तो ये क्या हो जाएगा, पी ई थीटा, मतलब इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से पी ई थीटा इक्वल हो जाएगा आई अल्फा के। अब सवाल आता है, यहां से आई तो हमें दिख रही है, पीई भी दिख रहा है, बट थीटा एक्स्ट्रा है और अल्फा एक्स्ट्रा है। अल्फा इससे कोरिलेट कैसे करता है, आइए देखते हैं। अगर हम बात करें एंगुलर एक्सीलरेशन की, अगर हम बात करें, जब कोई बॉडी एंगुलर इस एक्सिस से रोटेट कर रही होती है तो इसमें जो एक्सीलरेशन देखने को मिलता है, ये अल्फा जो होता है एंगुलर एक्सीलरेशन, ये किसके, ओमेगा स्क्वायर थीटा पे डायरेक्ट डिपेंड करता है। अब यहां पे क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज द ओमेगा। ओमेगा जो होता है ये होता है एंगुलर वेलोसिटी। क्या हो जाता है ये, एंगुलर वेलोसिटी। और थीटा क्या हो जाता है, फेज डिफरेंस। तो ये अल्फा यहां पे आके पुट कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा पीई थीटा। अब देखो थीटा और थीटा दोनों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम हो गए, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा पीई अपॉन आई। अभी भी हमारे पास पूरा वैल्यू नहीं आई है, पूरी वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे हम, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू की अगर हम बात करें यहाँ पे अलग से, ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई न्यू, यानी कि फ्रीक्वेंसी। ये छोटी छोटी क्लासेस में 8th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई न्यू। अगर वहाँ पे नहीं पढ़ा होगा तो 11th क्लास में आपने जरूर पढ़ा होगा। ओमेगा एंगुलर स्पीड इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, डायरेक्टली ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो ओमेगा की जगह पे अगर हम रखेंगे कितना, 2 पाई न्यू, तो ये पूरी वैल्यू किसमें चली जाएगी, अंडर रूट में पी ई अपॉन आई। क्यों, क्योंकि हमने डायरेक्टली ओमेगा लिखा है, ओमेगा स्क्वायर नहीं। तो यहां से जो न्यू होगा फ्रीक्वेंसी, ये कितनी हो जाएगी, 1/2 पाई अंडर रूट पी ई अपॉन आई। ये आपका रिलेशन हो जाएगा किसका, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का, जो कि डायरेक्टली 1/2 पाई अंडर रूट पी अपॉन आई। सेम इक्वेशन आ गई। ये आपका एक छोटा सा प्रूवन पूछा जाता है, जो एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऑलमोस्ट हर साल पूछे जाते हैं। तो जो 2 से 3 चैप्टर एक साथ कैरी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस हैं इनके एग्जाम्स में, आपके बोर्ड्स में स्पेशली पूछे जाने के। और इनसे रिलेटेड डायरेक्ट आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कैसे रिलेट करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे और डाइपोल मोमेंट पे। दोनों के टर्म्स में मोमेंट का नाम आता है। इनका डायरेक्ट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन एमसीक्यू पैटर्न पे पूछा जा सकता है, ये फार्मूला दे करके ऑप्शन में इनकी पोजीशन शिफ्ट करके कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द फिगर शोज 3 लार्ज मेटेलिक प्लेट्स विद चार्ज -q, 3q and capital Q respectively. Determine the final charge on this surface. किस पे, ऑल द सरफेस, मतलब सारी सरफेसेस पे क्या होंगे, चार्जेस क्या होंगे। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास 3 प्लेट्स बनी हुई हैं। एक प्लेट ये है, अगर इसको मान लें कौन सी प्लेट है, ये ए, इसको मान लें बी प्लेट है और इसको मान लें सी। हमारे पास टोटल कितनी प्लेट्स हो गई, 3 प्लेट्स। अब अगर हम कंडीशन मान लें कि हम ए प्लेट पे कोई पॉइंट मिड पे पी रखा गया है, कोई पी पॉइंट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पे कितनी हो जाएगी। अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितनी हो जाती है, 0। तो यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब क्या है कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इक्वल होगी। इक्वल होने का मतलब क्या है कि अगर हम मान लें कि इस सरफेस पे चार्ज कितना था, x, तो इधर की सरफेस पे चार्ज कितना बचेगा, टोटल इस प्लेट पे चार्ज कितना है, -q। अगर ये x है तो इधर कितना बचेगा, -q - x।
इधर चार्ज है कितना x और इधर चार्ज कितना हो जाएगा माइनस क्यू माइनस एक्स। तो जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की एट p पॉइंट तो ये कितना जीरो हो जाएगी। जीरो क्यों हो जाएगी? क्योंकि इन दोनों चार्ज की वजह से जो नेट फील्ड होगी वो जीरो रहेगी, और जब जीरो रहेगी तो हम केस देखेंगे ये जो चार्ज है इधर की वजह से एक, और इधर इस पॉइंट पे अब अकेले ऐसा तो है नहीं कि इसी एक्स चार्ज की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी, और इसको हमने कितना माना है प्लस एक्स, पॉजिटिव है तो प्लस चार्ज ये है, प्लस ये है और प्लस ये है। इन तीनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रही होगी और इधर से, यानी कि ई जो लेफ्ट साइड है, ई अगर नेट जीरो है तो ई लेफ्ट इक्वल्स टू ई राइट, यही तो इक्विलिब्रियम फेज हो जाएगा। ई लेफ्ट और ई राइट इक्वल हो जाएंगे। अब ई की बात करेंगे तो ई की जो वैल्यू होती है ये कितनी होती है? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे एक साइड में सिंगल प्लेट है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ई जो होता है ये कितना होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही वैल्यू तो पढ़ते हैं हम लोग। तो सिग्मा की वैल्यू की अगर बात करें तो व्हाट इज द सिग्मा? सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसकी वैल्यू होती है कितनी? सिग्मा होता है हमारे पास Q बाई ए, यानी कि चार्ज प्रेजेंट इन अ गिवन यूनिट सरफेस एरिया क्या कहलाती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां पे लिखेंगे हम Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू में चला जाएगा सीधे सीधे। तो जब हम बात करेंगे E की इस सरफेस की वजह से, लेफ्ट साइड की वजह से, तो यहां पे लिखेंगे टोटल चार्ज कितना है माइनस क्यू माइनस एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए, 2 एप्सिलॉन नॉट ए इक्वल हो जाएगा किसके वजह से? अब देखो 2 एप्सिलॉन नॉट इधर भी रहेगा लेकिन जो नेट चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा x प्लस 3q प्लस q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ये पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में फेज है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर की बात करेंगे माइनस क्यू इधर चला जाएगा, तो ये है हमारे पास क्या माइनस एक्स इक्वल्स 2 में, इधर है हमारे पास कितना x प्लस में ये है 3q, ये है q, तो दोनों मिला के हो जाएंगे 4q, ये माइनस में है इधर जाएगा 5q, ठीक है ना। तो यहां से जब बात करेंगे x इधर है कितना, इधर आएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस 2x इक्वल्स टू प्लस 5q। तो x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा माइनस 5 अपॉन 2q। ये हमारे पास कितना बचेगा x की वैल्यू, ये चार्ज आएगा माइनस में 5 अपॉन 2q। तो इस पे कितना चार्ज बचेगा? अब जो x माना था वो तो खत्म हो गया ना, इस पे नेट कितना था माइनस q ही तो था, और माइनस q से ही सब्सट्रैक्ट होके इतना आएगा इस सरफेस पे। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जब दो प्लेट लिखी होती हैं तो अपोजिट फेस वाली जो वैल्यू होती है उस पर कितना चार्ज हो जाता है सेम चार्ज। अगर इस पे माइनस 5/2q है तो इस पे भी प्लस में 5/2q होगा। अपोजिट चार्जेस क्या हो जाते हैं सेम फेस पे इक्वल होते हैं। उसी तरह ये हो गया माइनस 5/2q, तो ये कितना होगा देख लेते हैं। ये हमारे पास है क्या माइनस q माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये हमारे पास टोटल चार्ज है, और माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई है? माइनस एक्स की वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी माइनस साइन का माइनस ही रहेगा, और x की वैल्यू है 5/2q। तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, क्योंकि इसका माइनस और इसका माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस। तो यहां पे जब हम लिखेंगे 2q माइनस में और प्लस 5 में, तो ये क्या बचेगा कितना प्लस 3q अपॉन 2, यानी कि इस जगह पे, यानी कि ए प्लेट के लेफ्ट साइड में जो हमारे पास चार्ज आएगा वो कितना आएगा प्लस 3q अपॉन 2। प्लस 3q अपॉन 2 इधर है, माइनस 5 अपॉन 2q इधर है, प्लस 5 अपॉन 2q यहां पे हो जाएगा इस प्लेट पे। तो इधर की तरफ कितना आएगा? इधर की तरफ आएगा टोटल चार्ज कितना था 3q माइनस प्लस में है ये कितना 5/2q, तो 3q से माइनस करेंगे कितना 5q अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 5q, तो मतलब q अपॉन 2, और ये किस में रहेगा प्लस में।
अगर ये प्लस क्यू बाई टू है तो ये बी सरफेस, अब देखो ए सरफेस पे कितनी हो गई प्लस 3q बाई टू, इस सरफेस पे -5/2q। बी की अगर बात करें तो बी पे 5/2q और इधर q बाई टू। सी पे जब बात करेंगे तो अगर बी और सी में देखेंगे तो ये फेस अपोजिट है, इस पे अगर प्लस q बाई टू है तो इस पे कितना -q/2 का चार्ज आएगा, और इस पे अगर -2/q का चार्ज है तो इस सरफेस पे कितना हो जाएगा q, और ये है माइनस, और ये पूरा का पूरा कितना है -q/2, तो ये कितना हो जाएगा +q/2। माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो इसको लिखेंगे कितना 2q + 3, ये हो जाएगा 3q/2। तो इस तरह से हम गिवन फिगर से इक्वल करके क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से चार्जेज निकाल सकते हैं। थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर होता है बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में, इवन ये जेईई एडवांस में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हों, डाउट हो, तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमें इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर इन क्वेश्चंस में किसी तरह की कुछ असुविधा हो रही हो या कुछ आप सुझाव देना चाहें तो वो भी आप वहाँ पे दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह के कई सारे अपडेट लाते रहेंगे, कई सारे क्वेश्चंस और टॉपिक्स आपके कंप्लीट कराते हुए चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।